Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, today we will discuss about one of the most prominent and important part of the cell which is called nucleus. आज न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे और इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को डिटेल के साथ यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियस है, मैंने ये कहा है कि दिस वन इज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है। जब भी आप माइक्रोस्कोप में इस न्यूक्लियस को देखेंगे तो ये न्यूक्लियस आपको प्रोमिनेंटली नजर आएगा और इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। उसकी रीजन ये है क्योंकि ये न्यूक्लियस सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इस न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल का नाम भी दे सकते हैं। ये जो वर्ड न्यूक्लियस है ये लेटिन इसका ओरिजिन है और इस वर्ड के मीनिंग है सीड इनसाइड द फ्रूट। तो ये न्यूक्लियस भी आपको सेल के अंदर ऐसे ही नजर आ रहा होगा जिस तरह से सीड इनसाइड द फ्रूट है। तो इसी वजह से हम इसके लिए वर्ड न्यूक्लियस यूज करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियस है ये तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल्स को आप इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल का नाम दे रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। वर्ड यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक जो वर्ड है वो कैरियन से है जिसके मीनिंग न्यूक्लियस के हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि इसकी अगर आप लोकेशन को देखें तो ये एनिमल सेल के अंदर, ये एनिमल के सेल में सेंटर में होता है और प्लांट सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। और ये स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेल्स होते हैं इनको हम न्यूक्लियस की प्रेजेंस की बेस पे और नंबर की बेस पे हम कह सकते हैं कि देयर आर सम सेल्स विच आर कॉल्ड ए न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ए न्यूक्लिएटेड सेल्स आप उन सेल्स को कहेंगे जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं मेच्योर आरबीसीज इन ह्यूमन के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जब मेच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसी तरह से जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये फ्लोएम के सेल्स हैं और इनके अंदर जब ये मेच्योर हो जाते हैं, वैसे तो जब ये बनते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल यानी प्रोकैम्बियम और कैम्बियम से, तो उस वक्त इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। बाद में ये न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, उसके साथ इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होते और साथ जो है वो डिप्टियोसोम वगैरह भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो दैट्स वाई ये जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर ये कंपेनियन सेल्स इनके साथ मौजूद होते हैं जो कि इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट के कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स का नाम देते हैं। ये मोनोन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है? वर्ड मोनो का मतलब होता है वन और न्यूक्लिएटेड मीन जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो मोनोन्यूक्लिएटेड इसका मतलब यह है कि सेल्स हैविंग ओनली वन न्यूक्लियस। तो अब देखिएगा स्टूडेंट के मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसी तरह से बाई न्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक सेल्स, बाय और डाई का मतलब टू है और ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सेल्स ऑफ फंजाई, और फंजाई में जो बेसिडियोमाइकोटा या एस्कोमाइकोटा उनके अंदर लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होता है और वो जो लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है उसमें सेल्स के अंदर टू न्यूक्लियाई जो है उनकी हाइफी में आपको मिलेंगे। अच्छा, इसी तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड, वर्ड मल्टी का मतलब होता है मैनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब ये है ऐसे सेल जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं स्केलेटल मसल सेल्स की। जो स्केलेटल मसल सेल हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई
प्रेजेंट है। अब जरा स्टूडेंट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको 4 कंपोनेंट्स न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, और उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, सेकंड जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड जो कंपोनेंट है उसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोलाई, और फोर्थ कंपोनेंट जो है उनको कहते हैं जी क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये इसकी बाहर वाली साइड पे देखें, जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको आप न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। उसके अंदर जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं, और एक से ज्यादा होंगे तो फिर आप इनको न्यूक्लियोलाई कह सकते हैं। और क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जिससे बाद में मिलके तो क्रोमोसोम्स बनते हैं उसको आप क्रोमेटिन कहते हैं। तो ये तमाम कंपोनेंट्स हैं जो मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब इन तमाम कंपोनेंट्स को हम डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियर इन्वेलप को। देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है मैंने भी आपको बताया कि ये सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको आप न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसके लिए आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्ड भी यूज करते हैं। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है दिस वन इज डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग। 2 मेम्ब्रेन इसके अंदर होती हैं, एक को आप आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी को आप इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये इस न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री बनाती है। सबसे बाहर वाली बाउंड्री न्यूक्लियस की वो इस न्यूक्लियर इन्वेलप से बनी होती है। और ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है। और वो जो फ्लूइड फिल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है वो इन दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके बीच में होगी, तो उसको आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम दे सकते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो मेम्ब्रेन है ये बाकी मेम्ब्रेन्स की तरह ये भी फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई एक मेम्ब्रेन है, और इसमें जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज कवर्ड बाय राइबोसोम। ये देखें आउटर मेम्ब्रेन, और इसकी बाहर वाली साइड पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और इसके साथ साथ इसका कनेक्शन बना होता है इस आउटर मेम्ब्रेन का विद RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है। अब देखिएगा स्टूडेंट के ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये किस चीज के बने होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन्स हैं जिसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियोपोरिन। और वो न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन जो होती हैं दीज आर एक्चुअली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है इनका काम ये होता है कि ये रेगुलेट कर रही होती हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो मटेरियल का एक्सचेंज है उनको ये न्यूक्लियर पोर जो है वो क्या करते हैं जी, कंट्रोल करते हैं। तो न्यूक्लियर पोर की जगह पे जहां न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है वहां पे ये दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं यानी आउटर और इनर ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोर की प्लेस पे एक दूसरे के साथ जाके कनेक्ट हो गई हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट के ये जो न्यूक्लियर पोर होता है ये कुछ मटेरियल्स को, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल जो है वो जैसे RNA उसकी सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर हो रही है और उसकी नीड साइटोप्लाज्म में है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म से मूव करके साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। इसी तरह से राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से मूव करके साइटोप्लाज्म में चली जाएंगी। और इसी तरह देखें DNA या RNA के पॉलीमरेजेस, जिनका काम है DNA और RNA की सिंथेसिस करना, वो साइटोप्लाज्म से मूव करके अंदर आ जाएंगे। और अब ये देखिएगा स्टूडेंट के जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूक्लियर पोर, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके पोर्स के जरिए डिफ्यूज करके और वो इधर न्यूक्लियर प्लाज्म में आ जाते हैं। और जो बड़े मटेरियल्स होते हैं वो कुछ सिग्नलिंग सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जो है वो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसी तरह से देखें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स जिनकी नीड होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर,
वो साइटोप्लाज्म से मूव करके तो देन न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये बेसिकली न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है और हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर इन्वेलप को डिस्कस किया है। इसके बाकी कंपोनेंट्स को भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।